नमस्ते। आज के इस खास ऐतिहासिक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद अहम और दिलचस्प अध्याय पर करीब से नज़र डालेंगे। एक तरह से ये एक क्लासरूम रिव्यू है, जहां हम उन अलग-अलग रणनीतियों को डिकोड करेंगे जिन्होंने हमारी आज़ादी की नींव रखी। एक विश्लेषणात्मक नज़रिए से ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे एक युवा विद्रोही ने अपने दम पर एक पूरी सेना खड़ी कर दी। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम इस पूरी कहानी को 6 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। विद्रोह की पहली चिंगारी से लेकर आज़ादी के 2 अलग-अलग रास्तों तक। फिर हम बात करेंगे उस महान पलायन की, एक विशाल सेना के बनने की, अंतिम संघर्ष की और आखिर में उस रहस्य की जो आज तक अनसुलझा है। शुरुआत करते हैं उस पहली चिंगारी से। हमारी कहानी के केंद्र में कटक का एक बेहद मेधावी नौजवान है। एक ऐसा युवा जिसने उस दौर की सबसे प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस को लेकर एक बहुत ही क्रांतिकारी और चौंकाने वाला फैसला लिया था। जरा सोचिए, इंग्लैंड जाकर आईसीएस का इतना मुश्किल एग्जाम पास करना और फिर उसे तुरंत ठुकरा देना। उनका साफ कहना था, मैं अपने देश को गुलाम रखने वाली सरकार की सेवा नहीं कर सकता। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये एक जिंदगी भर चलने वाले भयंकर विद्रोह की पहली आहट थी, जिसने उनके पक्के इरादों को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और ये विद्रोह कैसे आगे बढ़ा, इसे देखिए। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने से लेकर 1941 में उनके महान पलायन, 1943 में पूरी की पूरी सेना की कमान संभालने और फिर 1945 तक का सफर, ये महज कुछ साल नहीं थे, बल्कि भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाले पल थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़े वैचारिक टकराव का मंच तैयार कर दिया था। और इसी टकराव के साथ हम इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचते हैं, आज़ादी के 2 अलग-अलग रास्ते। एक हिस्ट्री प्रोफेसर के नजरिए से देखें तो भारत के 2 सबसे बड़े दिग्गजों के बीच का यह सामरिक विभाजन समझना बहुत ही जरूरी है। मजेदार बात यह है कि दोनों ही नेताओं का अल्टीमेट गोल बिल्कुल एक था, भारत की आज़ादी। लेकिन उनके तरीके वो एक दूसरे से एकदम उलट थे। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसा और शांति का मार्ग था, तो दूसरी तरफ नेताजी का पक्का विश्वास था कि अंग्रेजों को सिर्फ ताकत और हथियारों के बल पर ही बाहर निकाला जा सकता है। ये सिर्फ एक राय का अंतर नहीं था, बल्कि देश की नियति तय करने वाली एक गहरी सैद्धांतिक लड़ाई थी। और ये फर्क उनके बोलने के अंदाज में भी बिल्कुल साफ झलकता था। उनका वो मशहूर वाक्य, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे। जहां गांधी जी के शब्द लोगों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह की भावना जगाते थे, वहीं नेताजी के शब्दों में एक ऐसी आग थी जो सीधे लोगों के दिलों पर असर करती थी और उन्हें तुरंत हथियार उठाने के लिए प्रेरित करती थी। अब सवाल ये था कि इस उग्र रणनीति को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल झोंककर एक बहुत ही खतरनाक और हैरान कर देने वाला कदम उठाना जरूरी था। यही हमारा तीसरा पड़ाव है, वो महान पलायन। इस सिचुएशन की कल्पना करके देखिए, 1941 में कोलकाता में उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया है और फिर रात के अंधेरे में वो भेस बदलकर निकल जाते हैं, भारत से अफगानिस्तान और वहां से सीधा जर्मनी। इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने के लिए महाद्वीपों को पार करने का ये रिस्क उनके कमाल के नेतृत्व और रणनीतिक समझ का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये एक ग्लोबल मास्टर प्लान की शुरुआत थी। इसी मास्टर प्लान ने आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रखी, आज़ाद हिंद फौज का उदय। 1943 में जर्मनी से सिंगापुर तक की उनकी यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। एक अकेला क्रांतिकारी अब एक पूरी मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर बन चुका था। आज भी इतिहास के पन्नों में उनके शब्दों की वो बेतहाशा एनर्जी महसूस की जा सकती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस एक लाइन में इतना जबरदस्त जादू था कि इसने पलक झपकते ही हजारों भारतीयों को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। उनका ये भाषण एक वास्तविक जन आंदोलन की शक्ल ले चुका था। और ये सिर्फ जज्बात नहीं थे, बल्कि इसका एक बेहद सॉलिड रिजल्ट सामने आया। सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का असल गठन हुआ। हजारों सैनिकों की फौज और एक बिल्कुल क्लियर विजन, दिल्ली चलो। उनकी वो जोशीली बयानबाजी अब एक पूरी तरह से संगठित और ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई में बदल चुकी थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि थ्योरी और असली जंग के मैदान में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, अंतिम संघर्ष और युद्ध की असल हकीकत। पूर्वी मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से आमने सामने की टक्कर इस नई फौज के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी।
आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा और नॉर्थ ईस्ट में जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी वो बेमिसाल है। लेकिन सच तो ये है कि उनके पास हथियारों, राशन और ज़रूरी सप्लाई की बहुत ज़्यादा कमी थी। ऊपर से वर्ल्ड वॉर II के क्रूर और बदलते हालातों ने इस अभियान को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। पर यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये कि भौतिक रूप से हारने के बावजूद उन्होंने लाखों भारतीयों के दिलों में बगावत की एक ऐसी आग जला दी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। और अब हम इस ऐतिहासिक चर्चा के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं। जंग के मैदान से हटकर एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। साल 1945, 18 अगस्त को ताइहोकू में एक विमान दुर्घटना की अचानक खबर आती है। एक ऐसा इंसान जो पूरे देश के लिए क्रांति का जीता जागता प्रतीक बन चुका था, उसकी यात्रा अचानक रुक गई। इस एक खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया और पीछे छोड़ दिए अनगिनत सवाल। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या 1945 में सचमुच वो ज्वाला बुझ गई थी, या फिर इतिहास आज भी उस सच की तलाश कर रहा है? यही वो अनसुलझा रहस्य है जो सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ एक सामरिक नेता से कहीं ऊपर एक अमर विचार बना देता है। एक ऐसा विचार जो आज भी जय हिंद की गूंज में जिंदा है और हमेशा हमारे जहन में रहेगा।